Hello everyone, this is Maheshpal. Welcomes you all. Hope you all are doing well and focus in your studies. जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कुछ ही दिनों में बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बिल्कुल लास्ट मूवमेंट चल रहा है 10th क्लास के बोर्ड के लिए। 10th क्लास का 4 तारीख का साइंस का पेपर है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया। और उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, सारी चीज़ें इन द सेंस के जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप दूसरी चीज़ों को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, और रिलेट करने के बाद में आप उन दोनों में किस तरीके से एक कनेक्शन बैठा है, आप मल्टीपल चीज़ों को एक बार में रिवाइज कर ले। एंड ये सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस हो रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। एक स्टेटमेंट होता है कि बिना प्लानिंग के कोई काम करना या फिर काम करने के बाद में कोई प्लानिंग करना, दोनों चीज़ें बेकार है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की इस वीडियो को तैयार किया हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि ओवरऑल जो साइंस का सिलेबस है जो कि क्लास 10th में आता है, क्लास 10th का बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, बट ये उनके लिए जो क्लास 10th पास आउट हैं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए तो ये वाकई में बड़ी चीज़ है, बिकॉज ये उनका फर्स्ट स्टेप है। तो क्लास 10th का जो ओवरऑल साइंस का सिलेबस है, मैंने उसके कुछ क्लिप्स यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं एंड जिनकी हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा कि एक राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को, या मेजरली अगर हम बात करें बोर्ड की, कि बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। तो सारी चीज़ों को ध्यान से समझने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि ओवरऑल में जो आपके पास में है एज पर द सीबीएसई, जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है या उन्होंने जो डाटा जनरेट किया है उसके अकॉर्डिंग में अपने पास में 5 यूनिट है। एंड इन 5 यूनिट्स के साथ साथ में इन यूनिट्स में पर्टिकुलर यूनिट कितने मार्क्स की है, या आप कह सकते हैं कि उसका वेटेज कितना है, वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। जैसे कि केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड इट्स बिहेवियर, इट मीन्स ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। इट्स ऑफ 25 मार्क्स। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दिस इज अ बायोलॉजिकल पोर्शन एंड इट्स ऑफ 25 मार्क्स। आफ्टरवर्ड्स द नेचुरल फिनोमिनन, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फिजिक्स पार्ट, बिकॉज इसमें आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आई वाले कंसेप्ट आने हैं। आई इज एक्चुअली द ब्रिज टॉपिक जो कि बायो और फिजिक्स दोनों को टच करता है, बट मोर ओवर हम यहाँ पर उसके आई के फिजिक्स परसेप्शन को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, ना कि बायोलॉजिकल को। फर्दर मोर आपको इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट में आपको दोनों ही चीज़ें, वन इज द इलेक्ट्रिक एंड अनदर वन इज द मैग्नेटिक, ये दोनों चीज़ें तैयार करनी रहती हैं। एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज अ सिंगल चैप्टर दैट कंसिस्ट ऑफ द 5 मार्क्स। आपके सामने सारी की सारी बात इस तरीके से। अब अगर मैं आप लोगों की जगह पर हूँ और अगर मैं खुद बोर्ड के लिए प्रिपेयर करूँ, तो मेरे पास में जो एक मास्टर प्लानिंग रहेगी वो क्या है, देखिए सोचने वाली चीज़ है कि केमिस्ट्री जो है अकेली 4 चैप्टर, राइट, 4 चैप्टर और 25 मार्क्स। बायो के 4 चैप्टर और 4 चैप्टर 25 मार्क्स। नेचुरल फिनोमिनन जो है आपके पास में, इसमें गिनती के 2 चैप्टर और 12 मार्क्स। द कंसेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर कि आपको किसको प्रेफरेंस देनी है और किसको नहीं। अलॉन्ग विद दैट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 13 मार्क्स, राइट। 25 हो रहा है वो ओवरऑल में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये अकेले आप ये मान करके चलिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन, इसमें एक दो चीज़ें थोड़ी आई थिंक मिसिंग है। इसमें आई भी इसी में जोड़िएगा और इधर मैग्नेटिक के साथ साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी जोड़िएगा, ये चीज़ें हैं। तो अलॉन्ग विद दैट मैं देखूं कि 3 चैप्टर 12 नंबर के हैं या फिर 2 चैप्टर 13 नंबर के हैं, तो सबसे पहले तो प्लानिंग अपनी यही होनी चाहिए कि इन चैप्टर्स को आप किसी भी तरीके से तैयार कर लें। नेचुरल रिसोर्सेज से एक ही चैप्टर अकेला 5 नंबर का। अब बात निकल करके ये आती है कि इन चैप्टर्स को आप तैयार किस तरीके से करें, या कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको कि आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ केमिस्ट्री, तो जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक है ना, केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक में कुछ भी नहीं, जनरली आपको केमिकल रिएक्शंस, ठीक, केमिकल रिएक्शंस के बाद में इक्वेशन, बैलेंसिंग, ठीक। तीसरी चीज आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, टाइप्स में से क्वेश्चन बनेगा अगर कोई आपसे पूछे, या प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं इस चीज को, प्रेडिक्शन ना कह करके इसको वर्क ऑफ एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, बिकॉज ऐसी चीजें होती हैं। आपको टाइप्स दे रखे हैं अलग अलग तरीके के, आपको दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं वो मूल मंत्र है, आप इस चीज को समझ लीजिए। एनसीईआरटी में हार्डली 8 से 10 इक्वेशंस दे रखे हैं सिर्फ इस पहले चैप्टर में, और वो 10 इक्वेशन तैयार कर लीजिए, आपका ये चैप्टर सेट पूरे तरीके से कंप्लीटली। लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। दूसरे चैप्टर की तरफ अगर हम आए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो जनरल इंट्रोडक्शन एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में, आफ्टरवर्ड्स पीएच की जानकारी, पीएच की कैरेक्टरिस्टिक्स,
या आप कह सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस। एक जो मेजर प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट निकलता है, दैट इज अ क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अलॉन्ग विद द डायग्राम इट इज गिवन इन द बुक। क्लोरो एल्कली प्रोसेस को तैयार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टरवर्ड सॉल्ट्स, अलग अलग तरीके के। अच्छा, सॉल्ट्स में कौन कौन सी चीजें हैं? सॉल्ट्स में सॉल्ट्स का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला के साथ में उसके यूजेस और उसका सिग्निफिकेंस। अगर आप इतनी चीजें कर जाते हैं, होने को तो मोलिकुलर वेट भी होता है, तो उसमें सफिशिएंट है। सॉल्ट्स में जैसे आप लोगों को दे रखे हैं कि बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, ये कुछ कॉमन कॉमन से सॉल्ट्स हैं। टेबल सॉल्ट हो गया, जिनके बारे में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, प्रोप्रिएटरी मेथड दिए हुए हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी, जो आके आपका वहां से टॉपिक कंप्लीटली हो सकता है। मेटल एंड नॉन मेटल में सिर्फ आपको मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज, आयनिक बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी, आयनिक बॉन्ड पर क्वेश्चन बनता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड, और मेटल वाले चैप्टर में आयोनिक बॉन्ड। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोनों के बीच में डिफरेंसेस, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होती हैं, ये आपके दोनों चैप्टर एक साथ में हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसमें थोड़ा सा मेटलर्जी वाला प्रोसेस भी आता है। मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में किस तरीके से एलिमेंट्स लगे हुए हैं, और एलिमेंट्स की एंड देन आफ्टरवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिएक्टिविटी सीरीज से देखने के लिए मिलेंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज अ कोरोजन। कोरोजन भी इसी मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट आता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने के लिए आपको एक ट्रिक ये अपनानी है कि एक पेपर पे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को मेंशन कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप जैसे ही आपके हाथ में आते हैं, आपको पता लगेगा कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका सफिक्स हम क्या यूज करते हैं IUPAC नेमिंग में बेसिकली, एंड उसके बाद में सीनियरिटी किस तरीके से रखनी है। कई बार इतना ज़्यादा वैसे अभी है नहीं है 10th क्लास में सिलेबस में, बट चीज़ इस तरीके से भी होती है कि दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ में दिए हैं, दोनों में से सीनियरिटी ग्रुप के बेसिस पर नाम निकलते हैं। तो जो छोटा होता है उसका प्रीफिक्स, और जो सीनियर है उसका सफिक्स यूज करते हैं। दिस आर द एक्चुअली डिफरेंट थिंग जो कि आपकी बुक में नहीं दी हुई है। कार्बन कंपाउंड में अलॉन्ग विद दैट आपके पास में जनरल फॉर्मूले आ सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है। आपके पास में नेमिंग करने के लिए आ सकती है, IUPAC नेमिंग पूछ ले आपसे। हो सकता है आइसोमर्स के बारे में पूछ ले कि आइसोमर्स तैयार कीजिए, राइट। जैसे आपको दे दिया कि C4H8 इट्स ब्यूटीन, ब्यूटीन के आइसोमर्स बनाइए, ब्यूटीन के आप कितने कितने आइसोमर स्ट्रक्चर डिफरेंट कर करके आप उसके क्या क्या कितने कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सो दिस आर द थिंग दैट कम्स इन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आफ्टरवर्ड्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इंपॉर्टेंट चीज जिसको कि आप स्टार मार्क कर सकते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है वो होते हैं इसमें जो पीछे दो केमिकल्स दिए हुए हैं, वन इज द इथेनॉल एंड अनदर वन इज द इथेनोइक एसिड। लिख करके ले लीजिए, इन दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी किस तरीके से हैं, इनका प्रोप्रिएटरी मेथड किस तरीके से होता है, इनकी केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होनी है। जैसे कि कॉमन सी रिएक्शन निकल करके आती है, एस्टरिफिकेशन के बारे में बताइए, दूसरी कॉमन रिएक्शन निकल करके आइए सैपोनिफिकेशन के बारे में बताइए। दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट कम्स अंडर दीज टॉपिक्स। एंड आफ्टरवर्ड्स सोप फॉर्मेशन, सोप फॉर्मेशन में जिसमें मिसल वगैरह बनते हैं, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ों का भी आइडिया है तो आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। क्योंकि 10th क्लास ही तो है ना, बेसिक है, आपको ऐसा नहीं है PhD वाली थीसिस लिखनी है, आपको सिर्फ बताना है कि आपको आता है, और ये आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी इज द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बेसिकली द प्रोसेस इज दैट इज टेकिंग प्लेस इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, वट एवर इट मे बी। इनमें जो प्रोसेसेस हुए, प्रोसेसेस कौन कौन से हो गए, जैसे कि न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, क्योंकि आपको दिए हुए हैं। इनमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़िएगा। जैसे अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो रेस्पिरेशन में बेसिक जो आपको एक टेबुलर फॉर्म में एक डाटा दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन जो रही, रेस्पिरेशन जैसे ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू द पाइरुविक एसिड, और पाइरुविक एसिड के साथ में फिर 3 काम हो सकते हैं, दैट इज द एरोबिक, एनारोबिक एंड द फर्मेंटेशन। इस चीज को तैयार कीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है, राइट। आफ्टरवर्ड्स ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन हुआ कि सेलुलर रेस्पिरेशन या एल्वुलाई वाला जो एक डायग्राम दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक पॉइंट और इसमें बताऊं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है हमेशा रहता है बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन, इट्स डिफ्यूजन, राइट। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, राइट। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। रेस्पिरेशन के बाद में फिर आपका न्यूट्रिशन आता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में आता है, एलिमेंट्री कैनाल आती है, उससे रिलेटेड एंजाइम्स रहते हैं। जो मेन काम की चीज़ इसमें रहती है वो क्या है, इसमें एंजाइम्स आ जाएंगे। डाइजेशन में सारे के सारे रिलेटेड एंजाइम्स,
एंजाइम्स के साथ में आप दूसरी चीज़ ये पकड़िएगा कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंजाइम्स और डाइजेशन, बस दैट्स इट। एंड ये सारी की सारी चीज़ आपकी हो जाती है। सर्कुलेशन की अगर बात की जाए तो सर्कुलेशन में हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हार्ट का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसको भी देखिएगा कि ब्लड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करता है हार्मोन्स का, फूड न्यूट्रिएंट्स का, अलॉन्ग विद द एंटीजेंस एंटीबॉडीज इसमें मौजूद होते हैं, राइट। बॉडी ब्लड के अंदर में आयंस होते हैं, ब्लड के अंदर में सॉल्ट्स हैं, ब्लड के अंदर में एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स हैं, 50 तरीके की चीज़ें, वो सब कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड में आ जाता है। आफ्टरवर्ड्स एक्सक्रीशन में आप इसमें देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डायग्रामेटिकली बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से बनेंगे, बायोलॉजी से बनते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जल्दी से हो जाएगा, इसको पढ़िएगा। जीएफआर वगैरह की चीज़ें, कुछ चीज़ें देखें जैसे कि डायलिसिस के बारे में बताया हुआ है ना, साइड में देखें जैसे स्फिग्मोमेनोमीटर के बारे में बताया हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि आपको तैयार करनी है ताकि आपका पेपर ईजीली हो जाए। आफ्टरवर्ड्स अगर मैं लाइफ प्रोसेस के बाद में दूसरे टॉपिक पर आता हूँ, देन इट विल बी द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड ये टॉपिक मैंने कल के क्लास में कवर किया है, इसमें ब्रेन वाला जो पार्ट रह गया है उसको मैं आगे वाली वीडियो में कवर करवा दूंगा, बट जो हार्मोन वाला पोर्शन है वो उससे हो जाएगा और उससे आपकी काफ़ी सारी जुड़ी हुई चीज़ें हो जाएंगी। रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, रिप्रोडक्शन में बेसिकली बड़ा मोटे मोटे तौर पर अगर बातें समझी जाए, सेक्सुअल एसेक्सुअल, प्लांट्स में सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों, एनिमल्स में सिर्फ सेक्सुअल, बात खत्म। लास्ट में आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पार्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी जो मेजरली आज के समय में जो चीज़ें चलेंगी वो चलेंगी पॉपुलेशन कंट्रोल पर। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिएगा कि हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करूँ तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो दो तरीके का रहा, दो तरीके का, एक तो टेम्परेरी, एक परमानेंट। टेम्परेरी में कौन कौन से मेथड्स आ सकते हैं और परमानेंट में कौन कौन से मेथड्स आ सकते हैं। परमानेंट में आ जाते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल हो जाते हैं दो तरीके के, वन इज द वैसेक्टमी एंड अनदर वन इज द ट्यूबेक्टमी। वैसेक्टमी टेक्स प्लेस इन द मेल और ट्यूबेक्टमी इन द फीमेल। टेम्परेरी मेथड में जैसे कि यूज ऑफ कॉन्डम्स, फेंडम्स, राइट ना, और इमरजेंसी पिल्स वगैरह, हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए सिलिकॉन इम्प्लांट्स हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये निकल करके आ गया। एक लास्ट में एक पॉइंट और दिया हुआ है, दैट इज MTP, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि वॉलंटियरी रिमूवल ऑफ द डेवलपिंग फीटस, या फिर आप कह सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस चीज़ को भी थोड़ा सा पढ़िएगा। ये ऐसा नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यूज़ किया जा रहा है, बट ये भी एक टर्म है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आज के समय में CBSE इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यहाँ से चांसेस हैं क्वेश्चंस बनने के। तीसरा टॉपिक जो आपका निकल करके आता है दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड वो इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि छोटा टॉपिक, इवोल्यूशन वाला पार्ट तो पूरा का पूरा एक्सक्लूड हो गया, कट गया है, हेरिडिटी वाला पार्ट बचा है। हेरिडिटी वाले पार्ट में से भी सिर्फ और सिर्फ मेंडल के लॉज, मेंडल के 3 लॉ देकर के बात खत्म। और इसमें बहुत ज़्यादा डीप में कुछ है भी नहीं है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उनके फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो, ओके ना, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, ये वाला क्वेश्चन। मेंडल ने पी प्लांट में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से लिए थे, ये वाले क्वेश्चन। लगे बंदे से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से बड़े इजीली हो जाते हैं, बस लॉजिकली उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आकर आपकी बायोलॉजी खत्म, सिर्फ इतने से पार्ट्स। एंड आफ्टरवर्ड्स जब आपकी बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो आपके पॉइंट्स बनते हैं, फिजिक्स में आपका आ जाएगा, देखिए मैं ओवरऑल फिजिक्स के बारे में बात करूँ तो फिजिक्स में आपके आ गया रिफ्लेक्शन, आपका रिफ्लेक्शन, आफ्टरवर्ड्स वन मोर थिंग दैट इज द आई, ओके ना। रिफ्लेक्शन में दोनों में, इसमें पूरे तरीके से मिरर की बातें, इसमें पूरे तरीके से लेंस की बातें, और आई में भी लेंस की और नेचुरल फिनोमिना जो रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रिज्म है, स्पेक्ट्रम कैसे बना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, डेविएशन कैसे हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, वेवलेंथ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें लेंस के इस वाले नेचुरल फिनोमेनन वाले पार्ट में चलेंगी, सॉरी। और आई में जो आपका चलेगा आई बॉल का स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स प्लस करेक्शन। आंख में कुछ भी डिफेक्ट हुआ, जैसे उन्हें को तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो दिया हुआ दैट इज द शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, थोड़ा बहुत एस्टिग्मेटिज्म, बस। इनके डिफेक्टेड आई, करेक्टेड आई, किस तरीके का लेंस यूज होना है, ये वाले पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके आई वाले पोर्शन में खत्म हुई। आई में सिर्फ इतना है,
राइट। आई में बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा ये रहता है कि आप अगर डार्क रूम से लाइट में गए, लाइट से डार्क में गए तो तुरंत क्यों नहीं दिखता है, जस्ट बिकॉज के जो प्यूपिल है, प्यूपिल को अपना साइज नॉर्मलाइज करने में टाइम लगता है। इस तरीके के बेसिक बेसिक कंसेप्ट वो सारे के सारे आपके आई में हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में दोनों के लॉस के साथ साथ में किस तरीके कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो किस तरीके की इमेज बनेगी। एक का तो फॉर्मूला यूज होने 1/f = 1/v+u मिरर में, और 1/f बराबर के 1/v - 1/u ये आपका लेंस में। बात खत्म। p = 1/f और मैग्निफिकेशन -v/u, राइट। बस इतने से गिनती के फॉर्मूले हैं और आपका काम खत्म। फिजिक्स वाला चीज क्या हुआ। उसके बाद में जो एक पॉइंट निकल करके आता है आपका नेचुरल फिनोमेना। वैसे नेचुरल फिनोमेना मैंने आपको बता दिया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह वो वाले पॉइंट्स वैसे थोड़े से एक्सक्लूड गए हैं कि सनराइज और सनसेट वाले, उन वाली चीज़ों को मत देखिएगा, डिलीटेड पोर्शन है। लेकिन जितना आपके सिलेबस में है इन चीज़ों को छोड़िएगा भी मत। बात आती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाला जो पोर्शन है वैसे तो इनमें बहुत सारा था बट अभी इतना नहीं है, सब कुछ थ्योरेटिकल बचा। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, गिनती के फॉर्मूले, V बराबर के IR, घुमा फिरा करके वही चीजें हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक कॉमन सा क्वेश्चन कंसेप्ट पकड़ेगा, P बराबर के VI, V बराबर के IR, इससे इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए I²R, R = V over के I, यहाँ से इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, P = VI। अलॉन्ग विद दैट ऐसे कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। एक दूसरा बनेगा P = W over के T, देन W = P into T, राइट। एक रिलेशन आएगा कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है। इस तरीके के क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। मैग्नेट में सोलेनॉइड पर के राइट हैंड थंब रूल किस तरीके से है कि किस तरीके से मैग्नेट एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करते हैं, राइट। जनरल सी बातें। और यूज ऑफ AC over DC, कुछ इस तरीके के कंसेप्ट, सोलेनॉइड्स वगैरह की कॉमन सी बातें, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। लास्ट में जो निकलता है आपका नेचुरल फिनोमेनन। नेचुरल फिनोमेनन पूरी तरीके से थ्योरेटिकल टॉपिक है, फिजिक्स में इसको इन्वॉल्व और थोड़ा सा बायो में भी इन्वॉल्व। नेचुरल फिनोमेना वैसे एक अलग यूनिट बना रखी है। एनवायरमेंटल इशूज, पॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, और अगर बायोडिग्रेडेबल है तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, हार्म्स नॉन बायोडिग्रेडेबल के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनके, ओजोन डिप्लेशन, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें दैट ऑल रिलेटेड टू द नेचर 5 नंबर में। तो ये था पूरे आप समझे कि पूरे के पूरे सिलेबस की समरी, जिसको कि आप बहुत शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर सकते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म में सारी की सारी चीज़ों से गो थ्रू हो सकते हैं कि कहाँ पे आपको कितना समय देना है। सारी की सारी चीज़ें आपके साथ में एक डिटेल्ड एनालिसिस करी, और इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड व्हाट यू रिक्वायर्ड टू गेन मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम योर गिवन पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आप कितना पा सकते हैं, ये चीज़ आप ही को जज करनी पड़ेगी। एक चीज़ और कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सभी उन बच्चों के लिए जो कि बोर्ड के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि अगर आपके एक शेयर करने की वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिकॉज एक बटन ही तो दबाना है। शेयर कीजिए जो भी आपके नोन हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ जी जिनको ज़रूरत है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन की। So this is the all content from my side. Hope you all get the information in the same manner as it is delivered to you. Thank you. See you later.